इस श्रृंखला का आपको एक सामान्य परिचय कराता हूँ। इस श्रृंखला में हम मन की बात का 16वां एपिसोड जो हमने सुना है आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उस पर हमारे जो वक्तागण हैं वो विचार रखते हैं। तो उनका मनोगत और हमारे वक्ता का मनोगत, साथ ही हमारे प्रश्न, तो इनका एक समाहित स्वरूप होता है। सबसे पहले आपको वह क्लिप सुनाई जाएगी जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया है। फिर हम अपने जो आज के आदरणीय वक्ता पधारे हैं वो अपना विचार व्यक्त करेंगे। साथ ही आपके कुछ मनोगत विचार या आपके की जो जिज्ञासाएं हैं उनका भी समन किया जाएगा। तो अंत में 10-15 मिनट रहेंगे। जैसा कि भारतीय परंपरा में निहित है कि जब हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि अथवा वक्ता पधारते हैं उनका स्वागत किया जाता है। तो पुस्तक द्वारा मैं स्वागत हेतु आदरणीय कार्यक्रम के इसकी रूपरेखा जिन्होंने रखी है आदरणीय डॉक्टर नागविंद शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप पुस्तक प्रदान कर आज के सर्वप्रथम जो हमारे अध्यक्षा हैं भारती जी का अभिवादन करें, स्वागत करें। मैं पुनः आदरणीय से अनुरोध करूंगा हमारे बीच में जो आज हमारे बीच में जो वक्ता के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय आचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिर्विद हैं एवं भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता विषय पर आप कार्य कर रहे हैं। समाज को ज्योतिर्विज्ञान, ज्योतिष को चक्षु कहा गया है और हमारा जो ज्योतिर्विज्ञान का जो अध्ययन है भारतीय परंपरा में, उसको कहा गया कि वेद के 4 पुरुषों में से ज्योतिष वास्तविक रूप में चक्षु होते हैं और वह चक्षु ही हमें पूर्ण दृष्टा बनाते हैं। संपूर्ण भारतीय परंपरा में मानव के जीवन को, पुरुषार्थ चतुष्टय को देखने की एक क्षमता हमें ज्योतिष शास्त्र देता है। तो उसके ज्ञान जानकार और उस पर कार्य करने वाले, शोध करने वाले आचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों से हम उनका हमारे बीच में जो आज की अध्यक्षा के रूप में विराजमान है डॉक्टर भारती शर्मा जी। आपने भी शोध कार्य किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तथा आप विभिन्न सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं। हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर से आपने अपना अनुसंधान कार्य किया है। जोरदार। जैसे ही हमारी तकनीकी कमी पूरी हो जाती है, एक क्लिप छोटी सी आप सुनेंगे और उसके बाद आचार्य जी का उद्बोधन। या पहले दिन में टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो सभी ट्राइबल के हैं, या पीछे कुछ ड्रेस अलग लग रही है, हाउस ड्रेस है, हाउस की ड्रेस है, हाँ एक ही स्कूल के हॉस्टल से। तो आपसे पहले भी ये ग्रुप आया था, बहुत ही शालीनता के लिए जाना गया, बहुत ही शालीनता से आपने विषय को सुना और मेरी आवाज बढ़ गई है शायद तो बड़े ही शालीनता से आप विषय को सुनेंगे। उसके बाद आपके जो भी विचार हो, जो भी आपको जिज्ञासाएं हो, उन जिज्ञासाओं को आप रखेंगे और निश्चित रूप से यह मंच आपकी जिज्ञासाओं का समन अवश्य करेगा। तो आइए हम सुनते हैं वह क्लिप और उसके बाद फिर आचार्य जी का वक्तव्य। तो मेरी जो टेक्नीशियंस की जो यहाँ पर टीम है, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप उस क्लिप को चलाएं 60 नंबर की, जिसमें मन की बात
रहेगी, अभी 3 मिनट नहीं है तो थोड़ी सी आगे पीछे कर लें आपका कर सकते हैं। अच्छा सर कर लेंगे। और इसमें आदरणीय आचार्य जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपना जो विषय है उसको उपस्थापन करें। आदरणीय सबसे पहले तो आप सभी का मेरी ओर से भी स्वागत है। आप विद्यार्थी हैं और निश्चित रूप से कुछ नया जानने के लिए ये एक समय होता है जिसमें कि हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और सीख कर आगे भी बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा विषय है कि व्यक्ति को यदि जागरूक होना है तो शिक्षा का उससे निश्चित रूप से पाला पड़ेगा। तो जब पाला पड़ेगा तो जो पहला आश्रम है तो वही आश्रम कम से कम पाठशालाओं से शुरू होता है और हम उस आश्रम के माध्यम से ही बहुत कुछ सीख कर जाते हैं और जो हमारे सपने बचपन में बनते हैं, फिर बड़े होकर कुछ और बनते हैं, एक अगले आश्रम में कुछ और बनते हैं, तो सब सपनों को पूरा करते हैं। लेकिन इन सब सपनों को पूरा करने में पढ़ाई का एक बड़ा विशेष योगदान होता है और हम अपने अपने स्तर पर पढ़ाई करते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, इस संस्कृति का पिछले 1,500-2,000 वर्षों में काफी ह्रास हुआ है। यदि आज हम किसी व्यक्ति से वैज्ञानिक की बात करें तो न्यूटन 2010 वैज्ञानिक नए उनके तो बच्चा बहुत जल्दी नाम ले देता है, लेकिन हमारे कला के और हमारे यदि रिसर्च में देखे जाए इतने सारे वैज्ञानिक हमारे हुए हैं, उन वैज्ञानिकों के बारे में लोगों को पता ही नहीं पड़ पाता। मेडिकल के क्षेत्र में चवन ऋषि हैं, सुश्रुत ऋषि हैं। सुश्रुत ऋषि उस समय के ऋषि हैं जिन्होंने आंख के ऑपरेशन के लिए यंत्र बना दिए थे, जो कि बड़ा सूक्ष्म ऑपरेशन होता है। तो आज से भी हम 1,500-2,000 साल पहले भी चले जाएं तो हमारे ऋषि मुनियों के काफी सारे काम हमने किए हैं। विदेशी संस्कृति आई, इन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों की चोरी की, उसकी बात फिर काफी सारे रिसर्च में विमानों में पुष्पों बयान की बात करते हैं, प्रक्षेपास्त्रों की पहले से बात करते चले आए हैं, दिव्यास्त्रों की पहले से बात करते चले आए हैं। तो ये जो भारतीय संस्कृति के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है। अब चूंकि मैं ज्योतिष शास्त्र से हूँ तो थोड़ी सी चर्चा में ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आपसे करूंगा कि आप अपनी इस विधा को कैसे डेवलप करें विद्यार्थी जीवन की। क्योंकि हर व्यक्ति का एक सपना होता है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ये नाना प्रकार के जो जिसके जैसे स्वप्न होते हैं वो स्वप्न देखना शुरू करता है। लेकिन इसकी गहराई में यदि आप जाएंगे, क्योंकि अभी तो नहीं पहुंच पाएंगे, आने वाले 50 साल के बाद की बात कर रहा हूँ कि व्यक्ति किस चीज की रिसर्च करेगा। वो रिसर्च होगी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणों की। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको इन 3 गुणों से पाला पड़ना है। यदि हम विज्ञान के क्षेत्र में चले गए, विज्ञान का एक क्षेत्र है, जैसे हम टेलीफोन भी चले गए, तो पहले पत्र लिखना हमारी संस्कृति, तो हमारा सत्वगुण है। टेलीफोन हमारी प्रगति है तो ये हमारा रजोगुण है, और मोबाइल हमारी प्रगति है, ये हमारा तमोगुण है। जब आप उन चीजों में जाएंगे, एक चीज का हम अच्छा उपयोग करते हैं, देश दुनिया के लिए काम करते हैं, प्रकृति के लिए हम काम करते हैं, तो फिर सत्वगुण में आती है। एक का व्यक्तिगत हम फायदा सोचते हैं, उससे धन लाभ अर्जन की बात करते हैं, तो वो फिर रजोगुण में आता है। और एक डिस्ट्रॉय के लिए हम काम करते हैं, नेगेटिव मानसिकताओं से काम करते हैं, वो फिर तमोगुण में आता है। तो प्रकृति के जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो इन 3 गुणों के हिसाब से मिलेंगे। एक डॉक्टर आता है, डॉक्टर मरीजों से नर्सिंग होम बोलता है,
सीधा सीधा आयुष्मान का पैसा कमाना, ये कमाना, वो कमाना, वो उसका अपना एक मीटर शुरू कर देता है। तो डॉक्टर का तमोगुण है कि उसने अपने पैसे के लिए बीमार व्यक्ति को लंबे समय तक भर्ती कर दिया, छुट्टी नहीं दी, नाना प्रकार की परेशानी की, बिल बना के रख दिए। तो ये उसके तमस है। वही रजोगुण है, जब वो व्यक्ति नर्सिंग होम बोलता है, ठीक है, उससे चार्ज लेता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है और फिर वो उससे नई सुविधा उपलब्ध कराता है। तो ये उसका रजोगुण है। और एक डॉक्टर होता है जो बड़ी ईमानदारी के साथ कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, अपनी मेहनत करता है, बहुत सारी सुविधाएं अपनी उपलब्ध करा देगा, ये इसका सद्गुण है। तो ऐसे ही आप अपने जिस भी व्यवसाय में हैं, इन 3 गुणों को आप उसमें अवश्य परखना सीखें, क्योंकि आने वाला जो समय सत्व का समय है। अभी आपने नरेंद्र मोदी जी का एक उद्बोधन सुना होगा, 15 अगस्त को उन्होंने कहा था कि आने वाले 1000 वर्ष तक सनातन संस्कृति की विजय होने वाली है। तो ये विजय नारायण अभी मोदी जी ने कहा, सूरदास जी की भविष्यवाणियों में भी है, संत रविदास जी की भविष्यवाणियों में भी इसका उल्लेख है, विवेकानंद जी ने भी इसका उल्लेख किया है, मीराबाई ने भी इसका उल्लेख किया है। अब तो वे फैल गई आनंद पर लगी है, उसको देखते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय है वो 1000 वर्ष तक भारतीय संस्कृति का समय है। और जब भारतीय संस्कृति का समय आएगा तो हमारे विध्वंस नहीं आएगा, हमारे क्रिएशन आएगा। फिर हम विष्णु संस्कृति को पूजेंगे, लोगों के लिए जनहितार्थ काम करेंगे। आज आपने देखा चीन में, या चीन नाम आने से भी वायरस आया, उस वायरस के लिए पूरी दुनिया लगी। हमने क्रिएशन के रूप में दवा क्रिएट कर ली जुलाई में, की जड़ी बूटी जुलाई में आ गई थी, और उसमें कई विदेशी दवा भी होते हैं जिसके अंतर्गत हमें काम करना पड़ता है। आज हम उतनी तेजी से तो स्वतंत्र नहीं हुए, फिर भी हमें दवाओं में बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। करते करते हम 2-3 देशों में फिर एक साथ कोरोना की दवा को लॉन्च किया, और आज हमारी जो दवा है वो सबसे अच्छी दवा साबित हुई। कारण ये है कि भारतीय संस्कृति में हम बात करते हैं सबको बचाने की, और वो दवा दूसरे लोगों ने पैसे में दी है, लेकिन हमने कई गरीब देशों को वो दवा फ्री में वितरित की है। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। तो ये जो विशेषताएं हैं, यही विशेषताएं हमें आगे लेकर जाएंगे, और आज के विद्यार्थियों को यही समझना होगा। अब वो समय गया कि हम लोग इकट्ठा करें, पैसे इकट्ठे कर लें, फिर हम 2000 पीढ़ियों की व्यवस्था कर लें और इसका सारे काम करें। सत्य के लिए तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा। यदि आप ज्योतिषी हैं तो आपको उन लोगों के घर घर की कहानी पता होगी जो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं 7 पीढ़ियों के लिए। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि लोगों ने 7 पीढ़ी के लिए पैसा इकट्ठा किया और दूसरी पीढ़ी ही जमीन बेच के बैठने वाली है। फिर जब आप इस लाइन में घुसेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, तो लोग बड़े उससे पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। आज इकट्ठा कर लेंगे, कल काम आएगा। तो ये जो चीजें चल रही हैं ये बड़ी नेगेटिव होती है, और ये संकेत भी देती है कि आप जिस कार्य के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आप उस कार्य को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। अर्थात आपके घर में नकारा संतानें पैदा होने वाली हैं, ये आपको उस बात का संकेत पहले ही दे दिया। और नकारा संतान ही पैदा होती है क्योंकि आपने 7 पीढ़ियों की जो व्यवस्था की है, तो 7 पीढ़ी तक आपके यहाँ कोई काम वाला व्यक्ति पैदा नहीं होने वाला है। तो ये भी जो विचार हैं, ये विचार आपको जब संस्कृति में आप प्रवेश करेंगे तब आपको ये प्राप्त होगा। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक तो आपको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। पहला, भूत जो होता है वो इतिहास होता है, वर्तमान जो होता है विज्ञान होता है, और भविष्य जो होता है वो आनंद होता है। अब इतिहास की बात हम सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं कि आप अकबर बीरबल वालों क्या इतिहास की बात तो नहीं है। यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आपको चिकित्सा का पूरा इतिहास पता होना चाहिए कि हमारी पहली संस्कृति में लोगों ने इस पर क्या क्या कार्य किया। ये आपका इतिहास है जो आपको काम आएगा और जो आपके काम को आगे बढ़ाएगा। और आप दूसरी स्थिति में जब आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, वर्तमान का जो कार्य है वो विज्ञान के माध्यम से होता है। हम उस पुराने इतिहास को प्रूफ करते हैं कि कहाँ क्या कमी थी और हम कहाँ क्या इसमें आगे बढ़े ताकि हम आगे जाएं।
और इसका जो भविष्य होता है वो आनंद की प्राप्ति का होता है। इसलिए हमारे यहाँ पंचकोशों में विधा है भी होता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इसका आनंदमय कोश। तो इस तरह से हम पंचकोशों की जो परिकल्पना करते हैं वो आपको अब जब सनातन संस्कृति बढ़ रही है तब वो परिकल्पना साकार होती है, आपको दिखेगी। क्योंकि अभी से पहले तो आनंदमय कोश तक जाने की बात ही नहीं होती। विज्ञान में आया, जिसने विज्ञान से जुड़ना शुरू कर दिया। पश्चिम का जो विज्ञान है विध्वंस का विज्ञान, पश्चिम ने परमाणु बना लिए, अणु बना लिए, दुनिया भर की चीजें बना ली और नेगेटिव नहीं। हमारे यहाँ ब्रह्मास्त्र बनाया गया तो उसको वापस लौटाने की विधि भी सिखाई गई ताकि आप उससे नुकसान ना कर सके। ये हमारा सनातन संस्कृति का चिंतन है। विध्वंस ना हो, कम से कम विध्वंस हो। स्थिति बिगड़े और पूर्ण तत्व को राखी जब गुणे न पूछी, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ जब भी हम कोई शास्त्र की बात करते हैं तो शास्त्र में प्रगति के साथ साथ विकृति की तरफ भी ध्यान देते हैं और उससे जो नुकसान होगा उसको बचाने की बात पर ही ध्यान देते हैं। तो इस संस्कृति में सबसे बड़ी विशेषता है। आप तंत्र में घुस जाए, मंत्रों में आ जाए, भारतीय संस्कृति के इन विधानों में जाए, व्रत और त्योहारों में जाए, और सब में सत्वतज और रमरसना तीनों ही गुणों की आपको प्रधानता यहाँ पे दिखाई देगी। तो विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको सबसे पहले अपने इतिहास की जानकारी, इतिहास वही जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उससे संबंधित इतिहास। ऐसा नहीं है कि आप साइंस के विद्यार्थी और आपको अपना इतिहास देखना है। क्योंकि हमारे पढ़ाई के तीन तो आपको पता ही होगा। सबसे पहला विज्ञान व्यक्ति रहता है, दूसरा कॉमर्स रहता है, तीसरा आर्ट्स रहता है और चौथा फिर एक कला संस्कृति का होता है। जो कला विषय है ये सनातन संस्कृति का बहुत गहरा विषय है। कला के माध्यम से आप भगवत सत्ता तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। हालांकि भगवत सत्ता तक पहुंचने के लिए तो जिस कला में आप आएगा उससे ही आप पहुंच जाएंगे, उसके पॉजिटिव प्रयोग करते हुए, शब्द का प्रयोग करते हुए। पर फिर भी जो कला होती है, कोई एक कवि छोटी सी उसकी कला मुद्रित होती है, राष्ट्रीय लेवल पर फेमस हो जाता है। एक आर्टिस्ट है, छोटी सी उसकी कोई पेंटिंग आई बहुत अच्छे से चली, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो जाता है। तो उस कला से आप बहुत जल्दी ऊपर तो बढ़ जाओगे, लेकिन वहां मेंटेन कैसे करोगे? उसकी कला आपको इस विद्यार्थी जीवन में ही सीखनी होगी। लोग से आपको वहां से दूर जाना होगा, सत्य की यात्रा आपको करनी होगी, तब जाकर कहीं आप वहां पहुंच पाओगे। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो व्यक्ति का अध्ययन करता है, वो व्यक्ति का अध्ययन ज्योतिष शास्त्र ऐसे नहीं करेगा कि आप बड़े कलेक्टर के लगे तो आपके बारे में भविष्यवाणी बहुत अच्छी होने लग जाएगी। तत्काल जोशी देखेगा कलेक्टर है, इसका मतलब क्या क्या गलत किया होगा उसका रीडिंग करेगा, उस गलती से उसको कैसे संतान प्राप्त होगी उसकी रीडिंग करेगा, फिर संतान की भविष्यवाणी करेगा। तो आपके कर्मों के अनुसार आने वाले समय में आप कैसे पैदा होने वाले हो, आपकी संतान कैसी पैदा होने वाली है, ज्योतिष उसकी गणना पहले से शुरू कर देता है। वो कभी भी आपकी कुंडली देखकर, कभी आपके पैसे को देखकर, कभी आपके रुतबे को देखकर ये बातें नहीं करेगा। और इसकी अब आने वाले समय में आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार बहुत अच्छी बात करते हैं, राजनीति में वो व्यक्ति आया जिसको फुल टाइम राजनीति करनी है। अब वो समय गया कि धंधा भी करना है, नौकरी भी करनी है, राजनीति भी करनी है, सब खत्म। अब आप जिस चीज के मास्टर हैं उस चीज में आप धूम मचा सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र भी यही बात करता है और गीता भी यही बात करती है, स्वधर्म में जीओ। स्वधर्म का मतलब जाति संप्रदाय भेद से नहीं है। यदि आप डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टर का धर्म है, क्या धर्म है उसके अनुसार आपको जीना है। टीचर है, आपका टीचर का क्या धर्म है आपको उसके अनुसार जीना है और उसी से आपको सारे काम करने हैं। जीवन यापन तो आपका कोई भी कर लेगा, जानकारी अपने जीवन यापन को कर लेते हैं, लेकिन देश को लेकर, देश की संस्कृति को लेकर, परिवार को लेकर, इन सब चीजों का मिश्रण करते हुए जब कोई व्यक्ति आगे निकलता है तो फिर वो योद्धा बनता है और फिर उसकी बात पूरी दुनिया मानना शुरू करती है। और जब दुनिया मानना शुरू करती है तो फिर सनातन संस्कृति की जय होने लग जाती है। तो आज आप जो भी मेहनत करें, जो भी सारे काम करेंगे, इसमें सनातन संस्कृति के इन मूलभूत जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को आपको बीच में जरूर रखना पड़ेगा। मोदी जी बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, अब वो बात करते हैं खादी की बात करते हैं। खादी की बात से सिर्फ यही नहीं है खादी की बात सोचना है, खादी की बात कर रहे हैं मतलब आपकी जो
लघु उद्योग हैं जो आपके घर के उद्योग हैं, उन धंधों को बढ़ाना, उसमें हमारे खिलौने भी आ जाते हैं, उसमें हमारा अनाज भी आ जाता है, उसमें हमारा फूड भी आ जाता है। तो हमें उस तरीके से इसके पूरे प्रयास करने होंगे कि हम उन सब चीजों को साधते हुए आगे बढ़े और अपने जो मन की इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को पूरा कर सके। अभी तक तो ऐसा होता था, पिता ने बोल दिया इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर बन गया, उसकी नौकरी जैसे तैसे लगी, सारी काम करनी है। पर अब वो समय नहीं रहा। इंजीनियर भी इतने सारे पढ़े हुए, डॉक्टर भी इतने सारे पढ़े हुए, अब आपके अंदर जो एक भावना है कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, आपको भी यहाँ पर वो डेवलप करना होगा और उसके अनुसार आपको फिर फलों की प्राप्ति होगी। और यदि मैं इसको ज्योतिष के अनुसार जोड़ना चाहूँ तो ज्योतिष तो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में तो कहा जाता है कि विज्ञान की उत्पत्ति ज्योतिष से हुई। कारण है ज्योतिष वेद की एक शाखा है और उसके अनुसार ही चक्षु में कहा, तो ज्योतिष से कोई चीज छिपी नहीं होती है, हर चीज बाहर आती है। लेकिन आज हमारे पास जो ज्योतिष है वो बड़ा टूटा फूटा है, उस पर भी बहुत सारे रिसर्च होने बाकी है। उस पर भी यदि आप लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़े और फिर ज्योतिष लाइन में आप होते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको स्कोप दिखाई देंगे और उसके माध्यम से भी आप देश की सेवा कर सकते हो, दुनिया की सेवा कर सकते हो। क्योंकि अभी पूरी दुनिया में इतनी विकृति आ गई है, उस विकृति से पार पाने के लिए या तो डॉक्टरों का सहारा लेते हैं या मेंटल हॉस्पिटलों का सहारा लेते हैं और या फिर सुसाइड करने का सहारा लेते हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ बचा ही नहीं। जैसे जैसे मोदी जी ने मेहनत की, मेहनत करने के बाद योग दिवस को मनवाया। अब योग के माध्यम से कहीं ना कहीं वो अपने मानसिक रोगों को ठीक करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने मन को शांत करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और योग विधा को अपना रहे हैं। आज पूरी दुनिया में योग की बहुत सारी कमी है, योग शिक्षकों की बहुत कमी है, उसमें आप अपने करियर को बना सकते हैं। और ये जो योग विधा है, ज्योतिष विधा है, ये भारतीय संस्कृति की अन्य विधाएं हैं, ये सब भगवत सत्ता तक पहुंचाने की विधाएं हैं। इनमें अकेला ऐसा नहीं है कि आप योग कर लिया तो चले गए। आज भी जब आप टीवी पर बहुत सारी हीरोइनें आजकल आ गई हैं जो चित्रित तो कहीं कोई पोर्न फिल्मों के लिए, कहीं किसी के लिए, और वो योग सिखा रही है। ऐसे व्यक्तियों से आप योग सीखोगे तो आपके अंदर उनका जो अंतर्मन का गुण है वो आपके अंदर आ जाएगा। इसलिए योग भी आपको ब्रह्मचारियों से सीखना चाहिए, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जिनका आचरण सही है, उनसे सीखना चाहिए। अन्यथा गुरु का लक्षण शिष्य में पहुंचते देरी नहीं लगती, उसको पता नहीं पड़ता है कि उसके अंदर ये विकृति कहाँ से घुसी है। तो आपको भारतीय संस्कृति में इस बात का बिल्कुल उल्लेख मिलेगा कि हमें किस व्यक्ति को फॉलो करना है। कई लोग देखे मैंने बचपन जब प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, बड़े बच्चे गोरे होना चाहिए, तो अंग्रेजों के फोटो लगा लगा के बैठ जाती है कि हमें गोरे बच्चे चाहिए। लेकिन जिसका आपने फोटो लगाया उसका आचरण भी देख लो, बड़ा होने के बाद क्या बना है, चोर चक्का बना है या क्या काम कर रहा है, क्योंकि जो आप देख रहे हो वही आपका बच्चा बन जाएगा। इसलिए हमारे कहा है कि रामकृष्ण के फोटो लगाओ, विवेकानंद के फोटो लगाओ, बड़े आदर्श पुरुषों के फोटो लगाओ, उनके बचपन के फोटो मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं तो बड़े का लगाओ तो भी बचपन में बच्चा वैसा ही होगा। क्योंकि एक प्रोसेस है, व्यक्ति का बचपन का चेहरा लगे, युवावस्था का लगे, बुढ़ापे का लगे। बुढ़ापे का फोटो देखोगे तो भी जैसा वो बचपन में था वैसा आपका बच्चा हो जाएगा। तो ये बड़े गंभीर विषय है जिसका लोग चिंता नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है, आज हमारे बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं। माता आज गर्भवती है, उटपटांग सीरियल्स कहीं देख रही है तो उन बच्चों पर एक गलत प्रभाव पड़ जाता है। उस गलत प्रभाव से बचने के लिए आपको प्रेगनेंसी पीरियड के जो 9 महीने होते हैं, उस महीनों में हम कैसी संतान चाहते हैं उससे संबंधित पुस्तकों का अध्ययन कराना शुरू करें तो आपको वैसे लाभ मिलेगा। इसमें ज्योतिष की आपको आवश्यकता पड़ेगी, मुहूर्त की आपको आवश्यकता पड़ेगी, किस समय में आपका बच्चा जन्म ले रहा है। क्योंकि अभी जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं 2012 की वाली बड़ी विलक्षण प्रतिभाएं निकलने वाली है। 12 से 32 तक के जो बच्चे होंगे ये पूरी दुनिया को बदलने वाले बच्चे हैं और जिनका जन्म मैक्सिमम भारत में होगा। क्योंकि कहा जाता है भारत में इतने सारे देवी देवताओं का जन्म होता है, ये भूरी ऐसी है कि यहाँ जो जन्म होगा वो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं होगा। आज हमारे यहाँ आपको जंगल देखना है, जंगल में चले जाओ, बहुत बड़ा जंगल मिल जाएगा। रेगिस्तान देखना है, बड़ा रेगिस्तान मिल जाएगा। समुद्र देखने बड़े बड़े समुद्र मिल जाएंगे, पहाड़ देखने बड़े बड़े पहाड़ मिल जाएंगे, बर्फ देखनी बड़ी बड़ी बर्फ मिल जाएगी।
पूरी दुनिया में जो जो चीज होती है उसके सबके सैंपल आपको इंडिया में मिल जाएंगे। जबकि कई देश ऐसे हैं जहाँ ठंडी पड़ती तो ठंडी पड़ती है, गर्मी पड़ रही तो गर्मी पड़ रही है, तो वहां पर ठंडी का नाम नहीं। जहाँ पानी गिर रहा है तो पानी गिर रहा है, इसके अलावा सूर्य नहीं निकल रहा है। उन सब चीजों में भारत एक ऐसी जगह है जहाँ हर चीज आपको उपलब्ध है। और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति की जो लोगों की विशेषता है वो सभी चीजों से ओतप्रोत होता है, वो बच्चे के अंदर इनबिल्ट होता है सारी चीजें, और इसलिए हम जल्दी तरक्की कर जाते हैं। पड़ोसी मुल्क हमारा, हम दोनों एक साथ आजाद हुए, वो एक दिन पहले ही आजाद हुए, और आज उसकी स्थिति देखो भी मामला नहीं। और आज हम देखो पूरी दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की पोजीशन पर पहुंचे। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे जो आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए हमने अलग से प्रयास किया होगा। क्यों? क्योंकि हमारी भूमि के अंदर वो है कि यदि हम कोई भी बीज डालेंगे तो सही तरीके से ही उसमें उत्पन्न होना शुरू होगा। तो यहाँ का जो बीज होगा वो अपनी तरह से ही होगा। इसमें ज्योतिष की बड़ी भूमिका बन जाती है कि हम मुहूर्तों को देखते हैं, संस्कृति को देखते हैं, बहुत सारी बातों को देखते हैं, इन गंभीर बातों का हम चिंतन करते हैं। ये जो सब चिंतन है, सारी चीजें, ये सब ज्योतिष का ही एक हिस्सा होती है। उसके माध्यम से हम तरक्की करते हैं और हम उसमें आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की हम बात करते हैं। शिक्षा में लोग सोचते हैं इंजीनियर बन गया बड़ी शिक्षा होगी, कलेक्टर बन गए बहुत बड़ी शिक्षा होगी, प्रधानमंत्री बन गए बहुत बड़ी शिक्षा होगी। ये इसमें नहीं होता है। हमारे श्लोक विद्या ददाति विनयम, यदि आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर लिया, और यदि आपके अंदर विनय नहीं है, गुस्सा आ रही है, टेंशन में रहते हैं, दूसरों का तनावग्रस्त रहते हैं, इसका तो आपने पढ़ाई लिखाई की नहीं। क्योंकि विद्या का पहला सूत्र है विद्या विनय को देती है। विनय दिया पात्रता, विनय यदि आएगा तो उससे पात्रता आपकी बनेगी, लोगों के साथ आप व्यवहार सही कर पाएंगे, लोगों से आपका तालमेल अच्छा होगा, तो हर व्यक्ति आपको अंदर की बातें सिखाना पसंद करेगा। गुरु के सामने आपका व्यवहार अच्छा होगा तो गुरु आपको मैक्सिमम चीज देने की कोशिश करेगा। और पात्रता से धन आता है, तो जब धन आएगा तो धन, हमारा जो धन है वो धर्म में लगेगा और उसके बाद हमें सुख की प्राप्ति होगी। हम धन को फालतू व्यर्थ करने के लिए नहीं आएंगे। जिस दिन धन आया, बियर की बोतल टूटी तो मुर्गे काट लिए, खाए पिए, मजे करिए, हम उसकी बात नहीं करेंगे। क्योंकि धन की तीन गति, दान भोग नाश। तो पहला दान है, चाहे हम परिवार का पहले पालन पोषण करें, चाहे हम अपने समाज का पालन पोषण करें, चाहे मोहल्ले का पालन पोषण करें, उसके बाद हम उस धन का उपयोग करेंगे। और यदि आपने उपभोग नहीं किया, पैसा रख दिया, तो उसका नाश। तो ये तीन अवस्थाएं धन की। तो जब हम इस श्लोक को भी पढ़ते हैं विद्या ददाति विनयम को, तब भी आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब आप पढ़ाई कुछ करने जाएंगे तो उस पढ़ाई का आपके ऊपर क्या क्या असर आएगा। असर गलत है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने उस विद्या के साथ कुछ ना कुछ चीज की है। आपने नहीं की तो आपने शिक्षकों ने कुछ ना कुछ चीज की है, या शिक्षा कुछ लायक नहीं है जिसने आपको ऐसा पढ़ा दिया। आज तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट होकर शिक्षक आ जाते हैं, कोई गुस्से में बच्चे का कान मरोड़ देता है, कोई तेज मार देता है, कोई बेहोश हो जाता है, वो खबर सुनने को मिल रही है। ये शिक्षक का लक्षण नहीं है। शिक्षक का लक्षण उसको शिक्षा दे और जैसा भी उसकी प्रकृति को समझे, उसके अनुसार यदि उसको दंड देगा तो बिल्कुल सही स्तर पर शिक्षक अपनी ड्यूटी भी निभा पाएगा और बच्चे की बहुत अच्छे से तराश पाएगा। आजकल तो कोई टीचर देखते हैं बच्चे की बात पूछे तो मानसिक तो बेचारा बच्चा रोने लगे। तो ये शिक्षकों के अंदर ही सारी चीजें नहीं है। कारण कि अभी तक की जो शिक्षा थी वो शिक्षा हमारी वैसी ही थी, लेकिन अब जो आने वाला समय है, ये आने वाला समय सनातन की शिक्षा का समय है, वेदोक्त शिक्षा का समय। जब वेदोक्त शिक्षा पढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीजें ध्यान आएंगी। अभी आप मेरे सामने बैठे, मैं आपसे ऊपर बैठे, आप लगातार मुझे ऊपर सिर करके देख रहे हैं। ऐसे सुनने में भी जो बात बोलूंगा आपको बहुत अधिक याद रह पाएगी। पहले भी गुरुकुल में यही हुआ करता था, गुरु आपका होटले पर वृक्ष की आड़ में बैठता था, बच्चे नीचे होते थे और ऊपर तक सुनते। आज हुआ ये कि आज जब हम मोबाइल देखते हैं तो पहला बंद लगा देते हैं। जब पहला ही बंद लग गया तो आप उस चीज को एंटरटेनिंग रूप से पढ़ तो लेंगे, लेकिन याद नहीं होगा क्योंकि आपने बंद लगा दिया और बंद से आपकी सारी मेमोरी जीरो। आज बच्चों की याददाश्त कम हो रही है, आज बच्चों को आंखों की समस्या है, आज बच्चों को सर्वाइकल की समस्या है, आज बच्चों को कान की समस्या है। समस्या क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बंद लगा दिया। मूल बंद लगा के बैठे हुए सीधे तो बैठ जाते हैं।
आपका मूलबंध लगा हुआ है, तो स्पाइन के माध्यम से जो आपको ग्रहण करना चाहिए आप ग्रहण ही नहीं कर पाते। टेबल कुर्सी भी आजकल आपने देखा होंगे, अब तो खैर सही तरह से बनने लगे हैं, लेकिन बीच में इतने खड़ा होते थे बच्चे की कमर दुख रही है कुछ करना है, तो शिक्षक की बात सुनने के बजाय वो अपने दर्द की तरफ बैठा हुआ। आज L4L5 बहुत सुनने वाला है, L4L5 खराब हो गया, चलते नहीं बन रहा है, बड़े पैर में दर्द बन गया। आया क्यों? क्योंकि आपकी जो शिक्षा है वही गलत है, आपको बैठना ही नहीं आता। लोग बैठे हुए बिस्तर पे पढ़ रहे हैं, तो अपने आप जितना आप पीछे दे दें। तो जिस समय में आपकी कमर मजबूत करने का समय है, जिस समय में धनुर्विद्या सीखने का समय है, उस समय में आपकी कमर ही टेढ़ी हो जाती है। अब आप लंबे समय तक सर्वाइव कैसे कर पाओगे? जिस व्यक्ति की रीढ़ मजबूत नहीं है, उस व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है, घिसट कर जीना शुरू कर देता है। इसलिए हमारे पहले आपने छोटे से गेम्स देखे होंगे, जैसे लोग लंब नहीं सकते थे, एक पैर से चल के चला जाता, आपके अपने आप पीठ सब मजबूत हो जाती थी। आज कोई लंबे चलने वाला गेम नहीं है, पैर से चलने वाले गेम नहीं है। पहले साइकिल होती थी, आजकल बच्चा 3 पहिए जब छोटा सा होता 3-4 साल का तो साइकिल सीखता है, उसका सीधा स्कूटर पे आता है, उसका सीधा काम में जाता है। जिस उम्र में साइकिल चलाने दौड़ने की उम्र है, उस उम्र में बच्चा काम पे आता है, तो अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। ज्योतिष शास्त्र इन सबकी बड़ी गहराई से चर्चा करता है, बड़े उससे अध्ययन करेगा कि आपका राहु कहाँ चल रहा है, उसके अनुसार आपकी वृत्ति क्या है, आपका खान पान, आपका आचरण, यदि ये सब डिस्टर्ब है तो ये संकेत दे रहा है कि आपकी तरक्की बहुत अधिक नहीं होने वाली है। आज आपने देखा लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, स्वास्थ्य के मामले में सब कमजोर। नए बच्चों से आप पूछे आप क्या खाओगे, दाल चावल नाकों से बोलते हैं, रोटी सब्जी नाकों से बोलते हैं, कुछ तीखा चाहिए, कुछ कैसा चाहिए। तो उनके स्वाद में जो अंतर आया है वो भी इस लाइफ स्टाइल के कारण है। तो आपको ये सुधारना होगा, क्योंकि जब हम योग में आते हैं तब अष्टांग योग आता है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा ध्यान समाधि वहां तक पहुंच जाते हैं। आज आपको योग में कोई व्यक्ति दीक्षित करेगा तो वो ये बोलेगा प्यार छोड़ो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, वो उस चीज पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगा। यदि आप योग करना शुरू कर दोगे तो अपने आप योग के जो आयाम है मांगे वो अपने आप आपके अंदर से आने शुरू हो जाते हैं। आप खुद ही मांसाहारी हो, यदि योग आप कर रहे हो तो अपने आप ही मांस को आप त्याग कर दोगे, अपने आप ही आप प्याज का त्याग करना शुरू कर दोगे। उस विधा में यदि आप एंट्री करोगे नियम के अनुसार, अच्छे चरित्रवान व्यक्ति के अनुसार, तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस अपने आप आएंगे ही आएंगे। गुरु आपको अलग से नहीं सिखाएगा ये करना ये नहीं करना, वो आपको शिक्षा वही देगा कि आपको करना क्या है। आप प्राणायाम करना शुरू कर दो, आपकी त्वचा अपने आप कांतिवान हो जाएगी, आपको कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो बोलेंगे कि भैया पहले क्रीम लगाओ या मालिश वालिश करो, उसका कराओ मेरे पास, तो उससे आपको लाभ नहीं मिलने वाला। तो हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, ये संस्कृति का कोई भी एक हिस्सा पकड़ लेते हैं तो बाकी का तो हमारा शरीर है जो मैकेनिज्म है वो अपने आप उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी एक नियम दिन में पालो, सुबह 6 बजे उठना है, बाकी जो पूरा दिन तो आपका शरीर अपने आप ही मैनेज कर लेता है। पूरी प्रकृति आपको सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएगी और आप उस तरह से आगे बढ़ने लग जाओगे। उसके लिए आपको अलग से कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, एक नियम साथ आपका काम होता है। किसी एक भगवान की आप आराधना करने लगते हो, आपके अंदर सारी चीजें अपने आप डेवलप हो जाएंगी कि प्रकृति आपसे कैसे बात करती है, आप दूसरे की व्यक्तियों की बातों को आप अंदर से समझने लग जाएंगे। माता पिता आपसे क्या चाहते हैं, गुरु आपसे क्या चाहते हैं, आपके दोस्त आपसे क्या चाहते हैं, ये आप अंदर से मालूम पड़ने लग जाएगा। क्योंकि प्रकृति से हम अलग नहीं है, यह पिंडे तक ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड में वो आपके अंदर कोई, इसलिए कहा जाता है हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, डेवलप कैसे करेंगे उसके ये सारे सूत्र हैं। इन सब सारे सूत्रों में ज्योतिष शास्त्र बहुत गहराई से मदद करता है। चूंकि वो तो आधा अधूरा भी आपके पास में, इसकी उसके बारे में कोई भी बात करने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये क्या होगा, ऐसे कैसे होगा। लेकिन जब आने वाले समय में अब विज्ञान का तो अंत हो चुका है, अब जितनी भी खोजें करेगा डिस्कवर वैली करेगा, आनंद की खोज नहीं करेगा। आनंद की खोज आएगी तो सनातन से ही आएगी, क्योंकि विज्ञान के बाद फिर आनंद की प्राप्ति होती है। और जब आनंद की प्राप्ति होती है तो विज्ञान के उस सुख को आप सनातन संस्कृति के अनुसार भोगोगे तो आपको आनंद आएगा। नहीं तो आज आपने मारुति ले ली, कल आपको हुंडई की गाड़ी चाहिए, परसों मर्सिडीज चाहिए, नरसों फोर्ड चाहिए, तो वो आपका लोभ कभी खत्म होने वाला नहीं है।
आनंद की प्राप्ति आपको मारुति में हो जाएगी और सुख की प्राप्ति आपको बड़ी से बड़ी गाड़ी में मिलेगी, लेकिन आपका लगातार लोभ बढ़ता चला जाएगा। तो उस संस्कृति के माध्यम से हम संतुष्ट होना सीख जाते हैं और हम अपनी दिनचर्या को सुधार कर, अपने कार्यों को सही करके हम सारी चीजों को सुधार करते हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं, माता बोलती है बच्चा शराब पीता है, जुआ खेलता है, ये करता है। यदि हम उसको बताते हैं एक नियम साथ दो, कुछ दिन बाद वो लोग रिजल्ट लेके आते, 4 महीने बाद नहीं उसमें अंतर आना शुरू हो। एक ही चीज को ही बता दो जो उसके मन के अंदर हो। 12 बजे उठता है ना, 12 बजे उठना, एक मतलब 12 बजे उठना शुरू कर देगा, फिर उसमें चेंजेस अपने आप आएंगे, फिर धीरे धीरे अपने आप सुबह हो जाएगा। क्योंकि शरीर तो उसका बना प्रकृति से ही है ना, तो जब प्रकृति से कोई चीज बनेगी तो प्रकृति अपने आप आनंद की प्राप्ति ज्ञान तक पहुंचाकर अपने आप करा देगी। कि भगवान का जो स्वरूप है वो आनंद का स्वरूप है। जब व्यक्ति आनंद में आता है तो उसको भगवत सत्ता का एहसास होने लग जाता है। इसमें ज्योतिष शास्त्र बहुत मदद करता है। ज्योतिष के संबंध में बहुत सारे सूत्र है जिनसे कि आपको पता पड़ सकता है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष के तने का जब अध्ययन करते हैं तो आपको बॉटनी विद्यार्थी होंगे तो आपको पता होगा कि वृक्ष के तने में जितनी लेयर होती है उतनी उसकी उम्र एक तो देखी जाती है। दूसरा, इस वृक्ष के तने के अंदर यदि किसी वर्ष पानी बहुत अधिक रहा होगा तो उस वलय में थोड़ी सी मोटी वलय बन जाती है। सूखा अधिक रहा होगा तो उसकी वलय बड़ी पतली बन जाती है। तो ऐसा आप प्रति वर्ष उस तने को काटकर अंदाजा लगा सकते हैं किस वर्ष पानी बरसा होगा, किस वर्ष धूप पड़ी हुई और किस वर्ष सूखा आया होगा। आप उस वृक्ष के तने को काटकर अंदाजा लगा सकते हैं। और हर 11 वर्ष के बाद इस वृक्ष के जो तना होता है उसके अंदर वलय एक मोटी बन जाती है। और वो जो मोटी वलय बनती है वो सूर्य पर होने वाले विस्फोट के कारण बनती है। जब वृक्ष को ये पता है सूर्य पर विस्फोट हो रहा है, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, संघर्ष होते होते मेरे अंदर ये परिवर्तन आया है, तो कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर भी ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं कि जब बाढ़ में पैदा हुआ होगा, जब उसने सूखा देखा होगा, जब उसने खाने की कमी को देखा होगा, जब उसने कोई महामारी को देखा होगा, तो कहीं ना कहीं उसके चित्त पटल पर ये सारी चीजें तो बनी होंगी। और जब ये चीजें बनी ही और इनका असर हो रहा है तो निश्चित रूप से ज्योतिष से प्रूफ है कि आपके अंदर कुछ चेंज आ रहे हैं। नील नदी के ऊपर तो बहुत सारे 4000 वर्ष से नील नदी का पूरा इतिहास तब तो हम बाढ़ उस इतिहास में देखा जाए जो एक रिसर्च सामने आया वहां पर हर 90 वर्ष में नील नदी पर परिवर्तन पाए गए। ज्योतिष शास्त्र बोलता है 90 वर्ष में सूर्य बूढ़ा हो जाता है, फिर 10-20 वर्षों तक फिर वो अपने आप को साधता है, उसके बाद फिर जवान होना शुरू होता है। आप देखेंगे हर 45 वर्ष के बाद दवाओं की कमी होने लग जाती है, लोग स्वस्थ होने लग जाते हैं, बीमारी कम से कम होती है और फिर 45 वर्ष बाद बीमारी बढ़ जाती है। आज का समय बीमारी का समय है, लेकिन 2030 के बाद स्वास्थ्य का समय शुरू हो जाएगा। 2030 के बाद ये बीमारी नहीं रहने वाली है, इसलिए डॉक्टर से सब घर बैठने वाले हैं। खाली छोटी छोटी बीमारी रह जाएंगी तो व्यक्ति अपने आप मजबूत होने लग जाएगा। ये जो समय का परिवर्तन है ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और सूर्य में जब परिवर्तन होता है तब हमारी प्रकृति में परिवर्तन होता है। कारण है कि हमारे सारे ग्रह हैं सूर्य से टूटकर ही बने हैं, इसलिए सूर्य में जो भी कुछ होता है वो सब पृथ्वी पर, बुध पर, शुक्र पर, सब ग्रहों पर परिवर्तन होते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य इसकी मानवता में है, उसी को अध्ययन करने का अवसर मिलता है, हम उसका अध्ययन करते हैं और हम उसके आगे बढ़ाते हैं। माँ जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेने के बाद सबसे पहले बुआएं बच्चे को उठाती है, थोड़ा सा दूर ले आती है, बच्चा रोने लग जाता है क्योंकि बाकी मैग्नेट से जैसे ही है दूर वैसे रोने लग जाता है। फिर बुआ बाहर ले जाने लग जाती है, चाचा वो बाहर ले जाने लग जाते हैं, बुआने लग जाते हैं, तो वो उसका मैग्नेट से जैसे दूरी बढ़ती है वो रोना कम कर देता है, प्राण आने लग जाता है। तो ये विशेष प्रभाव मैग्नेट का है। और हम सब सूर्य के मैग्नेट में काम करते हैं, सारे ग्रह सूर्य के मैग्नेट से हम पृथ्वी के मैग्नेट से जुड़ेंगे। आज हम पृथ्वी पर लेते हैं, हमारा एक वजन कुछ और होता है, चंद्रमा पर जाएंगे तो हमारा वजन और कम हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी फोर्स उसका असर माउंट होता है। और जो ग्रेविटी फोर्स है ये हमारे शरीर के अंदर वर्क करता है और यही हमें कैसे कार्य करना है, कैसे हमने काम किए उसके अनुरूप हमारा अगले जन्म प्रदान करता है। आज का कर्म कल का भाग्य बनता है, ये ज्योतिष शास्त्र का मेन सूत्र है।
ज्योतिष शास्त्र ऐसा नहीं बोलेगा कि आपकी शादी ज्योतिष शास्त्र बना हुआ है, कब मर जाएंगे, कब नौकरी लग जाएगी, ज्योतिष शास्त्र इसके लिए नहीं बना है। ये तो उसके छोटे छोटे हिस्से हैं, कोई भी ज्योतिष में थोड़ा सा उत्तर आएगा बता देगा। पर ज्योतिष की मुख्य जो उत्पत्ति है वो आपके कर्म के सिद्धांत को बनाने के लिए, भगवत सत्ता को प्राप्त कराने के लिए ये उसका मूल स्वभाव रहा है, उसके अनुरूप हमें उस चीज की प्राप्ति होती है। तो ज्योतिष शास्त्र की मुख्य जो उत्पत्ति है वो यही है कि क्योंकि वेद का अंश है, तो वेद का कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है जो भगवत सत्ता से ना मिलाता हो, ये वेद की विशेषता है। आपकी आत्मा का जन्म हुआ, आत्मा को काम सौंपे गए, एक जन्म में पूरा करो, 2 में करो, 10 में करो, काम करके ही आपको लौटना पड़ेगा। एक से रावण पैदा होता है, रावण सुधरता हुआ राम बन जाता है, एक से राम पैदा होता है, बिगड़ता हुआ रावण बन जाता है। तो ये जो प्रकृति है वो उस तरह से वर्क करती है। एक वृत्तासुर राक्षस हुआ, उसकी चतुश्लोकी 4 श्लोक हैं जो भागवत के बराबर पुण्य प्रदान करते हैं। वो वृत्तासुर राक्षस ही ऐसा था, इंद्र जब लड़ने पहुंचा तो उसका सामना नहीं कर पाया। तो वृत्तासुर राक्षस ने कहा भाई तेरी विजय निश्चित है, भगवान तेरे साथ में, मैं तो राक्षस को कहूंगा मुझे निश्चित है, तो तू ये डिटरमाइंड होकर लड़ना शुरू कर। उसने चतुश्लोकी उसको बताई, भगवत सत्ता का उसने वर्णन किया उस राक्षस ने, और आखिर में इंद्र उसको बनाता है और चला जाता है। तो ये एक वृत्ति है जिसको बोलना चाहिए। वो वृत्ति चाहे राक्षसी भाव में आए, चाहे हमारे देव भाव में आए, वो वृत्तियां डेवलप होना चाहिए। दधीची हमारे अब आज लोग बॉडी डोनेशन की बात करते हैं, वो एक ऋषि ऐसे थे जिसने बॉडी डोनेशन उस समय की भारत संस्कृति को बचाने के लिए। तो ये कितना बड़ा होगा। आज लोग बोलते हैं अभी से शुरू हुआ है बॉडी दान, देहदान करने का काम। देहदान दधीची पहले कर चुके हैं। अंगदानों का हमारे बहुत पहले से विधान चला आता है, जिसकी हम आज बात करते हैं। तो इन सब जो संस्कृति है, यह सब संस्कृति है ज्योतिष के गंभीर हिस्सों में से निकली है। तो इसलिए ज्योतिष की जो उत्पत्ति हुई है वो भगवत सत्ता से मिलाने के लिए हुई है। वही एक ज्योतिषी था जो प्रेत बन गया था, पीपल कीकर के पेड़ के ऊपर था, जिसने तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन करा दिए, हनुमान जी से उसने मिलवा दिया। तो ये ज्योतिष का मूल सिद्धांत है। जब आप उस पर अंदर प्रवेश करेंगे तो ये सारी चीजें आपको निकल कर सामने आएंगी। आप कैसे किसी चीज का सामना करें, ये ज्योतिष से आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसी विधा है, बड़ी गोपनीय विधा है कि हर चीज के रहस्य होती है। आज आप किसी व्यक्ति पर कैसे सिद्धि प्राप्त करनी है, ये ज्योतिष आपको बड़े आसान से बता सकते हैं। ग्रह नक्षत्र आपको बता सकते हैं कि किस समय में हम क्या करेंगे तो हमें क्या लाभ देगा। सीता जी का जो हरण हुआ था, बड़ा देख के तो रावण आया, लेकिन लक्ष्मण जी समझ गए थे कि कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींचने से पहले सीता जी का काफी टाइम बातचीत करने में ही निकाल दिया। बचा कुचा टाइम उसने लक्ष्मण रेखा खींचने में निकाल दिया। खाली 2 घड़ी के लगभग बची थी, वहां से गए और उस बीच में रावण का आना हुआ, सीता जी संवाद करना हुआ। तो उस मुहूर्त में अपहरण नहीं कर पाए जिस मुहूर्त के लिए वो आए, गलत मुहूर्त में अपहरण कर लिए तो उनका नाश हो गया। तो ये मुहूर्त की अपनी एक विशेषता होती है। आपने देखा हो कौन से मुहूर्त में क्या काम करें, कैसे करें, लाभ होते हैं। ये ज्योतिष से बड़ा आसानी से निकलता है। तो हमें इन सब चीजों का अध्ययन करने में, मैं यही नहीं कर रहा कि हर काम आप ज्योतिष से करें, ये तो आप बहुत बड़े लकीर का फीके हो जाएंगे। उसको ध्यान में रखते हुए, उसने जो चीजें बनाई है उन सबको ध्यान में रखते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे तो लाभ मिलेगा। आज हमारे मोदी जी हर बात करते हैं, देश की तरक्की की बात करते हैं। आज वो व्यक्ति 2047 की बात कर रहा है, जब 100वां वर्ष मना रहे होंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी। मतलब उस व्यक्ति का फील्डिंग वर्क तो 2040 तक का तो कंप्लीट कर ही लिया होगा। ये उनकी एक विशेषता है। तो ये व्यक्ति जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, लगता है भगवत सत्ता का एक व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं सब चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है। जबकि दूसरे लोगों से पूछो तो उनका तो विपक्ष के नेता बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो दुनिया के नेता की तैयारी कर रहा है, विपक्ष के नेता बनने की तैयारी कर रहे हैं, 52 सीट का इंतजार कर रहे हैं, दुनिया में मिलाने की बात कर रहा है। तो ये कैसे आया? ये चेतना है। और ये जो चेतना बलवती होती है, यही भगवत सत्ता से मिलाती है। जिसकी चेतना जितनी बलवती होती है वो उतनी तरक्की कर जाता है। तो इन सब चीजों में जो सबसे बड़ा महत्व है ये चेतना का महत्व है। इसलिए आज मोदी जी कुछ भी छोटा सा मिशन लेते हैं, मिशन पूरा हो जाता है। आज आपने चंद्रयान देखा, चंद्रयान सफल हुआ। पहले सबको चंद्रयान की सफलता की बहुत बहुत बधाई, भूल गया।
माइक के चक्कर में। इतने की 600-700 करोड़ की तो हमारे फिल्में बनती है 1,000 करोड़, और उसके आधे पैसे में चंद्रयान हमने सफल कर दिया। ये मोदी जी का ही काम। मंगल मिशन पूरी दुनिया में सबसे सस्ता हमारा। किस व्यक्ति का कैसा संकल्प है? तो देव योनि का जो व्यक्ति होता है, देवलोक का जो व्यक्ति होता है, जिसका चित्त सही होता है, जिसकी चेतना बलवती होती है, वो जो संकल्प लेता है वो संकल्प सही समय पर पूर्ण हो जाता है। और शिक्षा का मेन उद्देश्य आपकी चेतना को जागृत करना। भगवान के अंदर चेतना है, वो चींटी के पैरों की आवाज को सुन लेते हैं। और हमारी चेतना नहीं है तो हमारे पड़ोसी में पिताजी बीमार पड़े और बुला रहा हूँ, चाय पिला दे बेटा, पानी पिला दे, हम उसको नहीं सुनते। ये हमारे चेतना का अभाव है। जब इतनी चेतना हमें नहीं है कि हम पड़ोसी की आवाज सुन सकें, पड़ोसी कैसे करा रहा है उसको सुन सकें, कुत्ता रो रहा है, कुत्ता चिल्ला रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता खुश है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये हमारी चेतना की कमी है। इस सब कमी को हम पूरा करने के लिए इन भारतीय संस्कृति के, सनातन संस्कृति के इन सब चीजों का हम सहारा लेते हैं और हम उसके थ्रू आगे बढ़ते हैं। मोदी जी आज छोटी सी बात होती है उसको लेके आगे बढ़ जाते हैं। आज आप देखिए मोबाइल जितने भी थे सब चाइना में बना करते थे, और जब हमारे अप्रैल का महीना आता था, टारगेट पूरा करने का महीना आता तो हमारी हड़तालें शुरू हो जाती थी और हमें चीन टारगेट पूरा नहीं करने देता। आज आप देखिए पूरी दुनिया भारत की तरफ आ रही है, युवा पीढ़ी भारत में, मोदी जी उसके लिए पूरा काम कर रहे हैं। और मोदी जी लगातार अपने पूरी टीम के थ्रू बहुत अच्छा सा एक काम करके सबको मैनेज कर रहे हैं। हमको इन सब चीजों का फायदा उठाना भी आना चाहिए। ये भी हमें शिक्षा से मिलता है। हम किसी भी क्षेत्र के हीरो हैं, हमें उस क्षेत्र में अपना भविष्य तलाशना होगा और हम उसी में आगे बढ़ जाएंगे। आज मेरे पास कई इंजीनियर आते हैं क्योंकि आज पढ़ाई बड़ी आसान है। योग्यता व्यक्ति की ITI की, पिताजी ने पैसे भर के उसको इंजीनियर बना दिया। अब उन्हें ITI कराना है, इंजीनियर कराना। इंजीनियर मेरे पास आता है, मैं कौन सा जॉब करूं, कब जॉब करूं, उसको बता दिया इस समय जॉब लग जाए, जॉब लग गया। 6 महीने बाद फिर चला था, प्रमोशन नहीं हो रहा, परेशानी आ रही है। ITI वाला व्यक्ति एक बार आता है, सर कौन सा ट्रेड ले, ये ट्रेड लो, इसके बाद कहाँ जाना है सर, मुझे 6 महीने के लिए ट्रेनिंग लेनी है, ये यहाँ से ले जाओ। 6 महीने में परमानेंट हो जाता है। इसका सीधा आता है, सर मुझे शादी करनी है, ये कुंडली मिली, और उसके बाद बच्चे हुए, वो उसका ट्रस्टी बंद हो जाता है। मतलब उसकी नौकरी परमानेंट लगी रहती है। और इंजीनियर हर 6 महीने में सर नौकरी से बाहर कर दी है, यहाँ ये टारगेट मिल गया, यहाँ ये मिल गया, यहाँ ये मिल गया, क्योंकि आपकी उतनी योग्यता थी नहीं, आप पढ़ लिए तो आपको सारे हर्डल्स आ गए, फिर वहाँ दिक्कत आ रही है। तो आप अपनी योग्यता के अनुरूप काम करेंगे तो आपको ना कोई हर्डल्स आएंगे, ना आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी और आपकी प्रगति लगातार बनी रहेगी। पर इस प्रगति में सनातन संस्कृति के जो मैंने मूलभूत सिद्धांतों की आपसे चर्चा की, इन मूलभूत सिद्धांतों को भूलना, क्योंकि यही सिद्धांत आपको तरक्की दिलाने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी होता है वो निश्चित रूप से इन सब सिद्धांतों को बहुत जल्दी से ग्रहण करता है। आज यदि कोई हमें किसी भी चीज का पाठ पढ़ाना शुरू करे तो आसानी से उसको नहीं पकड़ पाएंगे, जबकि आपको हम 2 या 3 बार बताएंगे तो 2-3 बार में आप उस चीज को बड़े आसानी से कैच करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। तो अभी जो आपका समय है, यह समय निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय है और आप इसमें तरक्की करेंगे, आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा और अधिक लाभ के लिए आपको सनातन संस्कृति के सिद्धांतों को अपनाना होगा और उस पर आपको आगे बढ़ना होगा और ये आपको सफलता को देने वाला होगा। और जो स्किल डेवलपमेंट चल रहा है, बहुत सारे मिशन जो मोदी ने ये हमारे देश में चल रहे हैं, ये सब आपकी तरक्की को देने वाले हैं। और पूरा देश पहले साथ था, अब पूरी दुनिया आपके साथ है। हम पहले विदेश जाते थे, मैंने देखा है दुबई में भगवान को यूं उठा के पटक देते थे, जैसे आप पहुंचे स्कैन किया, मेटल की वस्तु उठाओ, फेंक दो डस्टबिन। और आज आपके भगवान को कोई भारतीय लगाता है। यदि कोई भारतीय आदमी आता है, कोई उसकी चेकिंग नहीं होती, बड़े आसानी से व्यक्तिगत बन जाता है। बाकी देशों के कपड़े तक उतरवा लेते हैं, वहाँ पे एक अलग साइड ले जाते हैं। आज हमारी इस विधा की ही देन है कि आज हम जिस तरह से लोग बने, हम कभी चोरी भी नहीं पकड़े जाते हैं, हम हमेशा तरक्की में लेके जाते हैं। तो जो चीजें हमारी आ रही हैं, ये हमारे अंदर संस्कृति का विचार भरा हुआ है, इसलिए हमारे अंदर चोरी की चीजें नहीं आती। हम किसी चीज को नेगेटिव रूप से नहीं ले जाना चाहते हैं और हम जहाँ भी जाते हैं वो पॉजिटिव रूप से रहकर हम काम करते हैं और उसी काम में हम तरक्की करते हैं। ये हमारे संस्कृति की विशेषता है जो हमें इस धरती से प्राप्त हुई है और अब हमें इसी संस्कृति को बढ़ाना है और इसी के थ्रू हमें आगे बढ़ना है।
क्योंकि आने वाले समय में तो अभी सब चीजें बढ़ने वाली है। अब स्पेस पे पहुंचे हैं। आज ही उन्होंने बताया वैज्ञानिकों ने सूर्य का मिशन शुरू कर रहे हैं, शुक्र का मिशन शुरू कर रहे हैं। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं। वो बड़ी आसानी से कहेगा सूर्य का मिशन कर रहे हैं, शुक्र का मिशन कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया ने आज की स्थिति को देख के मान भी लिया कि ये निश्चित रूप से सूर्य पे पहुंच जाएंगे, शुक्र पे पहुंच जाएंगे। मतलब वो हमसे आज ही संतुष्ट हो चुके हैं इतनी सी बात को लेकर। तो अभी हम जिस परिस्थिति में चल रहे हैं, जैसी सत्ता हमारे पास में है, ऐसी सत्ता अभी तक रही नहीं। ऐसे निष्ठावान प्रधानमंत्री हमने नहीं देखे जिनकी निष्ठा ऐसी हो। प्रधानमंत्री नारी के उत्थान की बात करते हैं, प्रधानमंत्री किसानों की बात करते हैं। पहले एक नारा था जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। उस नारे के बाद कभी हमें अन्न की जरूरत ही नहीं पड़ी, जबकि सबसे ज्यादा सूखा उस समय पड़ा था जब लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन्होंने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और अणुओं का उन्होंने परीक्षण किया। आज आप विज्ञान में देखिए, हम विज्ञान में हो चुके हैं, सब तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। नारियों की हम बात करते हैं, किसानों की हम बात करते हैं। हमारे शिवराज जी ने आप देखिए नारियों के लिए कितना अच्छा किया। आज मध्य प्रदेश की लड़कियां बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हैं, सारी काम हो रही है, उनकी सुरक्षा सुविधा प्रदान हो रही है। शिवराज जी ने यहाँ की जो खेती भी जिस तरह सुन्नत बनाया है, काबिल तारीफ है। तो ऐसे ऐसे लोग जो मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति से उत्पन्न होके ही मिल रहे हैं, और उनके अंदर ये सारी चीजें रही हैं जिससे कि आज ये वहां पहुंचे। और उसी के लिए हम काम करना शुरू करें, हम अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कार्य करना शुरू करें, तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। हमारे यहाँ उपवास का नियम, उपवास से हम अपने शरीर को मजबूत करते हैं। हमारे यहाँ दान का नियम है, प्रतिदिन सबसे पहला तो शिक्षा दान का बड़ा महत्व है। किसी को नहीं दे सकते तो आप ही 2 कोटेशन पढ़ लें, वही आप अपने आप में चेंज कर लें, वो भी शिक्षा का दान कहलाता है। यदि हम पढ़ लिए तो दूसरे व्यक्ति को शिक्षित करना शुरू कर दें, दूसरा शिक्षा का दान होता है। शिक्षा दान नहीं कर सकते तो भोजन का दान कर दें, भोजन दान नहीं कर सकते तो धन का दान कर दें, और धन दान नहीं कर सकते तो किसी को सम्मान के साथ मान दान तो कर ही सकते। तो हमारे इन चीजों का बड़ा महत्व है। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन्हीं से हम आज यहाँ तक पहुंचे, और इन्हीं से देश सुरक्षित रहा है इन आतताइयों के बीच में। अन्यथा हमारी संस्कृति तो कभी की नष्ट हो गई। पूरा यूरोप 15 वर्षों के अंदर ट्रांसफर हुआ ईसाई, और पूरी जो मुस्लिम कंट्री जो भी आज दिखाई देती है, ईरान, सब 50 साल के अंदर साफ हो गए। और हमारे ऊपर 700 साल शासन करने के बावजूद हमारी संस्कृति के कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ऐसी बड़ी स्थिति विचित्र रही, और हम इन सब चीजों में हमारी संस्कृति, हमारे माता बहनों की संस्कृति, इन सब से आगे आए, इन सब से बच पाए। तो मित्रों, मेरा तो आपसे यही कहना है कि इस संस्कृति का भी आप इसके साथ थोड़ा थोड़ा अध्ययन जरूर करें। गीता का अध्ययन करें, रामायण का अध्ययन करें, और जो धर्मशास्त्र आप पढ़ सकते हैं आप उसका अध्ययन जरूर करें। ये आपकी प्रगति में बहुत सहायक है। मित्रों, आज इतना ही, नहीं है, आगे फिर कभी आपसे भेंट होगी। बहुत बहुत आभार डॉक्टर राजेश आचार्य का, आपके इतने उत्कृष्ट सारगर्भित और विज्ञान और आध्यात्म संबंध वचनों से इन बच्चों को, हम सबको निश्चित ही प्रेरणा मिली। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम आभारी हैं हमारे बीच अध्यक्षता कर रही डॉक्टर भारती शर्मा जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हम सबको अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर अपना और इस कार्य को शोभा बढ़ाई। अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर भारती शर्मा से, डॉक्टर आचार्य जी का एक आभार स्वरूप हम स्मृति चिन्ह के तौर पर कलम प्रदान करना चाहते हैं। तो हम भारती जी से आग्रह करेंगे कि तो डॉक्टर साहब को कलम का स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बस एक मिनट और लेंगे आप लोगों का। एक हमने 100 मन की जो एपिसोड के साथ
100 संकल्पों का भी हमने एक कार्यक्रम रखा है। तो हर एपिसोड में हम एक संकल्प लेते हैं। इस एपिसोड में भी हम एक संकल्प लेंगे और मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि हम सबको संकल्प चलिए मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं ग्लोबल वार्मिंग एवं क्लाइमेट चेंज के प्रति अधिकाधिक जागरूकता लाने हेतु प्रयास करूंगा एवं प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के सिद्धांत को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाऊंगा। जय माता की जय। धन्यवाद। अभी अतिथियों से आप चाय पी के लाएंगे, ऐसा है ना राजेश जी? और आप लोग जो इस हाँ आपके लिए आप हिंदी वाली आप बदल लेंगे। आप लोग जो इसमें बैठे थे श्रोता लोग, वो इस वाले बाई ओर से निकलेंगे और एक नए श्रोता हमारे बीच श्रोता आप जो है दाईं ओर से अपने आप प्रवेश करेंगे। अरे एपिसोड में श्रोता हमारे 100 श्रोता बदलते हैं। तो आप सबका आपके साथ धन्यवाद।